यही हमारे साथ क्या किया कि दिखाई तो हमें फॉर्च्यूनर गई थी और ये 800 भी नहीं निकली है, तो ये बाईसाइकिल थी जो टूटी हुई थी। मोदी जी कहते हैं हम बहुत जल्दी नंबर 1 पे आने वाले हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, पैसा नहीं है देने को। विरोधाभासी बातें हैं। मुख्यमंत्री जी को भगवान सद्बुद्धि दे। तो ये मुद्दा केवल हमारा कर्मचारियों का नहीं है, आईएएस अधिकारियों का भी है। उनकी भी इच्छा है कि ओपीएस बहाल हो, लेकिन करे क्या? कलम तो सरकार के पास है, कलम तो मुख्यमंत्री जी के पास है और मुख्यमंत्री जी छुपाए बैठे। तो यहाँ 3 लाख कर्मचारी और उसका परिवार 25 लाख वोट कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। केंद्र सरकार को भी चेतावनी है और हरियाणा सरकार को भी चेतावनी है कि वो माहौल दोबारा से दोहराया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी ये साबित कर दें कि एनपीएस एक पेंशन पॉलिसी है, तो हम ये लड़ाई बंद कर देंगे। खुले तौर पे चैलेंज करते हैं। अगर ये तानाशाही उनके दिमाग में आ गई है तो कल को तो वो कोरिया भी घोषित कर देंगे इसे। आपने सुना कि नेता लोग जितनी बार चुने जाएंगे उतनी बार पेंशन उनकी ना बढ़ती जाएगी। मतलब अगर एक बार एमएलए बन गया तो एक बार, दूसरे बन गया तो फिर और जुड़ जाएगी। अगर एमपी भी बन गया तो उसकी अलग से पेंशन मिलेगी। तो मतलब ऐसे ऐसे पेंशन जुड़ के वो कई लाखों तक पहुंच जाती है। आप देखते हैं, और इनका कहना है कि हमें एक पेंशन तो दे दीजिएगा। ओयो होटल के सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी उसमें की जा रही है। कितने बड़े शर्म की बात है हरियाणा प्रदेश। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है ओपीएस। ओपीएस का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, और उसकी बहाली के लिए आपको पता है संघर्ष कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। और हरियाणा में आपने देखा कुछ समय पहले एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था पंचकुला में, लाठियां भी चली। उसके बाद सरकार ने बुलाया और एक मीटिंग हुई और एक कमेटी बना दी गई। कमेटी में क्या कुछ निकला, आगे क्या कुछ हुआ, वो भी बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर वही मसला, और उस मसले को लेकर इकट्ठे हो गए हैं कर्मचारी। चंडीगढ़ पहुंचे, इनके साथ बात करते हैं। जो ओल्ड पेंशन बहाली वाली एक समिति बनाई, उनके अध्यक्ष धारीवाल साहब हमारे साथ हैं। धारीवाल साहब, उस समय भी बहुत बड़ा आंदोलन था आपका, हमने देखा, और सरकार कहीं ना कहीं प्रेशर में थी, वो भी हमने देखा। एक तुरंत एक कमेटी भी बना दी, आप लोगों के साथ बातचीत भी चल रही थी बड़े बड़े अधिकारियों की। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ निकला, क्या निकला, और अभी जो दोबारा आप फिर इकट्ठे हो गए हैं? सर्वमित्र जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे मुद्दे को हमेशा प्रमुखता दी है। अब रही बात पुरानी पेंशन की, ये कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, उनके अधिकार की बात है। ठीक है। आपने जिक्र किया कि 19 फरवरी को पंचकुला में हमने बड़ा प्रदर्शन किया था, जहाँ पर लाठियां हमारे ऊपर चलाई गई, पानी की बौछारें हमारे ऊपर चलाई गई, और सबसे बड़ी बात कि आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर छोड़े गए, जैसे कि हम आतंकवादी हो और सरकार को लूटने के लिए आए हो। ठीक है। उसके बाद सरकार ने वार्ता के लिए हमें शिष्टमंडल को बुलाया और एक कमेटी का गठन किया। कमेटी से हमारी केवल एक बार ही बात हुई है, 3 मार्च को। उसके बाद हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई उनके साथ। अच्छा। कमेटी में हमने अपने जितने तथ्य थे वो सारे सरकार के सामने रखे। हमने सारे आंकड़े रखे कि आज तक कितना बर्डन सरकार के ऊपर पुरानी पेंशन का रहा है फाइनेंशियली, और आगे कितना रहने वाला है। नहीं, एक की मीटिंग हुई उस समय, उसके बाद उन्होंने बुलाया ही नहीं। उसके बाद उन्होंने बुलाया नहीं, और उन्होंने टरकाने वाली नीति, हमने तो पहले ही कहा था कि ये कमेटियां बैठती तो है लेकिन खड़ी कभी नहीं होती। आज तक तो हमने इनकी कभी रिपोर्ट आई हमने नहीं देखी। कमेटियां, चाहिए एमएसपी की गारंटी की कमेटी हो, वो भी आज तक ऐसी चल रही है। वही हमारे साथ हुआ। उस कमेटी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बनाई। ओके। तो यहाँ की सरकार, हरियाणा सरकार ने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी जो भी निर्णय लेगी हम उसको लागू करेंगे। ठीक है। लेकिन आपने देख लिया होगा सरकार अपना अंतिम और अंतरिम बजट पेश कर चुकी है, उसमें हमारे लिए कुछ नहीं निकला। ठीक है। जिसको लेकर देश भर के कर्मचारियों में आक्रोश है, और इसी को लेकर हम 11 फरवरी को जींद के अंदर हमारी महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा प्रदेश के लाखों कर्मचारी और उनका परिवार हिस्सेदार है। अच्छा, आपने भी अप्रोच नहीं किया उस समय? अगर आपको नहीं बुलाया गया, आपने दोबारा अप्रोच नहीं किया? उन अधिकारियों के पास नहीं गया? देखिए, उन अधिकारियों के पास कुछ नहीं है। पहली कमेटी में हमारी 2.5 से 3 घंटे तक लगातार मीटिंग चली। हमें उसी मीटिंग के अंदर ये समझ आ गया था कि वो अधिकारी आए हैं और वो अपनी इच्छा से लेकिन कर कुछ नहीं सकते। उनके हाथ में कलम दे दी लेकिन साइन करने की ताकत नहीं दी गई। अच्छा। तो
वो तो खुद हमारी तरह मजबूर बैठे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ ये मुद्दा केवल हमारा कर्मचारियों का नहीं है, आईएएस अधिकारियों का भी है। उनकी भी इच्छा है कि ओपीएस बहाल हो, लेकिन करे क्या? कलम तो सरकार के पास है, कलम तो मुख्यमंत्री जी के पास है, और मुख्यमंत्री जी छुपाए बैठे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री नहीं चाहते। मोनिका भारद्वाज है हमारे साथ, और बहुत अच्छा, उस समय भी इन्होंने इशू को उठाया था, मुहिम चलाती रहती है। मोनिका, काफ़ी जोश था उस वक्त, मैंने देखा आपके जितने भी लोग पहुंचे थे चंडीगढ़ पंचकुला, और कई लोग घायल भी हो गए थे। बड़ा जोश था उस वक्त, और लग रहा था कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी। इलेक्शन भी ताज़ा ताज़ा हिमाचल का हुआ था, और ओपीएस के मुद्दे पर सरकार भी बन गई थी कांग्रेस की। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रेशर में बीजेपी सरकार भी है और कुछ कर सकती है, ओल्ड पेंशन बहाली हो सकती है, कि अगर दोबारा सरकार बनानी है तो एक बड़ा इशू हो गया था। लेकिन कुछ नहीं निकला, जैसा आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने भी कुछ नहीं किया, स्टेट सरकार ने। अब क्योंकि बीजेपी तो लगातार जीत रही है, स्टेट बाय स्टेट आगे बढ़ रही है, तो आपको नहीं लगता कि मामला उनके लिए ठंडा सा हो गया है, या ज़्यादा सीरियस वो ले नहीं रहे हैं? तो फिर आप क्या करेंगे? सर, ऐसा नहीं है कि मामला ठंडा हो गया है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार हो या जो केंद्र में जो सरकार, हम किसी एक पार्टी विशेष को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जो भी केंद्र में सरकार है, उस सरकार को अगर वो आंकड़े देखे तो उसको पता है कि कर्मचारी दरअसल चाहता क्या है, और जितना कर्मचारियों की तादाद है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के हक में है। ठीक है। तो ये तो बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी अन्य क्षेत्रीय पार्टी हो, वो सब जानते हैं कि कर्मचारी की जो मन है, जो उसकी दिशा और दशा है, वो सारी एक ही तरफ जाती है, जो है ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है। तो ऐसा हमें या कहीं बाहर से या ऐसा कोई तथ्यात्मक या ऐसा कोई सामाजिक रूप से ऐसा कोई कैनवस नहीं बन रहा है जिसमें ये लगे कि सरकार को ये लगता कि कर्मचारी तो ये चाहता ही नहीं है, तो मतलब हमें ये देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सरकार देखिए, उसके बाद अभी जैसे आदरणीय विजेंद्र धारीवाल जी बता रहे थे कि एक केंद्र ने भी एक जो है कमेटी बिठाई है। वो किस लिए बिठाई है? क्योंकि वो जानते हैं, वो मानते हैं और पहचानते हैं कि जो कर्मचारी है उसका मन ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ है, और वो जब तक उसको पेंशन का एक प्रारूप वैसा नहीं देंगे जिससे उनको तसल्ली मिल सके, हालांकि हमारी मांग है कि हम अंतिम बेसिक पे का 50% ही लेंगे, वही ओल्ड पेंशन स्कीम का जो पुराना खाका है हम वही लेना चाहते हैं। लेकिन सरकार ये सोचती है कि एक मंझला रास्ता निकाल लिया जाए जिसमें एक अच्छा खासा और एक आकर्षण जो है आकर्षित करने वाला एक पैकेज कर्मचारी को दिया जाए। तो वो सरकार उस पर विचार कर रही है, इसीलिए कमेटियां बनाई जा रही हैं, इसलिए बार बार जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी केंद्र की तरफ देखती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्मचारी का वोट बैंक भी बहुत तगड़ा है। और जहां आप वोट बैंक की बात करते हैं, तो सर मैं आपको बता दूं कि हर एक राज्य का एक अपनी भौगोलिक स्थिति होती है, हर एक राज्य का एक अपने हिसाब से उनका वहां का एक एम्बियंस बनता है, एक वोट निर्माण क्षेत्र बनता है, स्कोप बनता है अपने हिसाब से। तो जो हरियाणा का जो स्कोप देखें और यहाँ का जो हम क्षेत्र देखें और यहाँ का सामाजिक वातावरण देखें, तो यहाँ 3 लाख कर्मचारी और उसका परिवार 25 लाख वोट कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो बीजेपी खुद सोच रही है कि जो अभी सत्ताधीन हुक्मरान है वो खुद सोच रहे हैं कि किस तरह हम कर्मचारियों की जो वाजिब संवैधानिक दुरुस्त मांग है उसको कैसे पूरा करें कि ये लोग भी हमारे साथ आ सकें। और जो ये रैली हम अभी कर रहे हैं 11 फरवरी की जो रैली है, ये भी सरकार को चेताने, बताने, समझाने और उस मुद्दे को सुलझाने की एक राह है। अच्छा। क्योंकि ये महज एक वित्तीय लड़ाई भर नहीं है। ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये बुढ़ापे के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये बुढ़ापे की ऑक्सीजन की लड़ाई है, ये देश के राजकोषीय घाटे को कम करने की लड़ाई है, ये देश का जो पैसा निजी हाथों में जा रहा है अलग अलग तरीकों से उसको प्राइवेटाइजेशन को रोकने की लड़ाई है। तो हमारे पास सेट ऑफ रीजंस है, कलेक्टिव रीजंस हैं जिसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। तो ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी ये स्थिति कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, तो स्थिति हमारे पक्ष में है। और 11 फरवरी की जो तादाद है वो स्थिति पे एक मोहर लगा देगी कि दरअसल कर्मचारी चाहता क्या है और हरियाणा का कर्मचारी पेंशन मांग रहा है। चलिए, इन्होंने कहा कि एक अच्छा खासा वोट बैंक होता है कर्मचारियों का और वो फर्क डालता है जब इलेक्शन होता है। लेकिन हमने राजस्थान देखा, हमने मध्य प्रदेश देखा, हमने छत्तीसगढ़ देखा, वहाँ पे असल असर नहीं हुआ इसका। मैं 2 सवाल बड़े हैं, आप आइए थोड़ा आगे। एक तो जैसा आपने कहा कि केंद्र सरकार ने भी की तरफ देख रही थी हरियाणा सरकार, और उन्होंने कुछ किया नहीं बजट में, अंतरिम बजट में कुछ किया नहीं, तो फिर नीचे वाले क्या करेंगे? दूसरी बात, राजस्थान में अगर हम देखें तो कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम लागू कर दें, लेकिन नई सरकार आई और सुना है कि वो तो उसको निरस्त कर रही है। तो फिर कैसे आप मान लें कि यहाँ की सरकार कुछ करेगी और सोचेगी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर? मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
जहाँ तक आप केंद्र सरकार की बात करते हैं और हरियाणा सरकार की हम जहाँ पे हम लड़ाई की बात करते हैं, हमारे राज्य में जहाँ बात करते हैं, तो मैं एक सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि हमारे पास जो लड़ाई को लेकर चले थे हम 2017-18 से हम हरियाणा में लेके पेंशन वाली संघर्ष समिति से लड़ाई को लेकर चली थी। इस लड़ाई का बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। ठीक है। लड़ाई का हमारा मेन यही कि हमने पुरानी पेंशन को प्राप्त करना है और बिल्कुल जायज़ है हमारी लड़ाई, बुढ़ापे की लड़ाई है। तो आप सबसे बड़ी हम चेतावनी इसलिए दे रहे हैं कि एक माहौल बना हुआ, एक इलेक्शन का दौर आया हुआ है, एक एग्जाम्पल सेट हो चुका है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ भी इसी तरह का माहौल था। ठीक है। और वहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल हुई है। तो ये केंद्र सरकार को भी चेतावनी है और हरियाणा सरकार को भी चेतावनी है कि वो माहौल दोबारा से दोहराया जा रहा है। अच्छा। एक हरियाणा के एक कर्मचारी, चाहे वो पुरानी पेंशन में आता हो चाहे नई पेंशन में आता हो, पुरानी पेंशन के कर्मचारियों की हम यही कहते हैं कि उनके भी हम बच्चों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ाई बिल्कुल ऐसे दौर में जा चुकी है जहां कंधे से कंधा जुड़ चुका है, सर से सर जुड़ चुका है। और 11 फरवरी को एक महा रैली हो रही है, महा आंदोलन हो रहा है पुरानी पेंशन को लेकर के, और हमारा हक है, हम उसे लेकर के रहेंगे और संघर्ष कर रहे हैं और पूरे हक से कर रहे हैं। 11 फरवरी को एक चेतावनी स्वरूप की रैली हो रही है। हरियाणा सरकार हमारी पुरानी पेंशन को वापस कर दे, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं करते हैं तो ये चेतावनी है, आने वाले जो वोट का दौर आएगा तो हम इस चीज़ को हम बता देंगे कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों में भी ताकत है इस चीज़ की। विजेंद्र जी, उस समय लड़ाई आपने शुरू तो की, लेकिन कमेटी बन गई, वो लड़ाई आपके बीच में रह गई, फिर आप केंद्र की तरफ देख रहे थे, वहां आपको कुछ मिला नहीं। तो अब ये जो लड़ाई है, ये 1-2 दिन की लड़ाई है या क्या करने वाले हैं, क्या है रोड मैप आपका? देखिए सर्वमित्र जी, हमारी लड़ाई कभी रुकी नहीं। जब 3 मार्च को हमारी कमेटी से लास्ट मीटिंग हुई, उनका हमने रुख देख लिया कि इनको बैठा दिया, इनके पास मैंने पहले ही बताया कलम नहीं है। ठीक है। तो हमने 16 अप्रैल को तमाम जिलों के अंदर रोष प्रदर्शन किया। ठीक है। उसके बाद जून की 45 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, उस गर्मी के अंदर हमने साइकिल यात्रा निकाली थी, आपने सुना और देखा भी होगा, जिसमें जन जन का हमें समर्थन और सहयोग मिला। ठीक है। उसमें चाहे किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, युवा संगठन है, छात्र संगठन है, तमाम हमारे समर्थन में आए और उस मुद्दे को हमने आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी कि भी जब एक विधायक और सांसद के लिए कई कई पेंशनों का प्रावधान हो सकता है, लाखों करोड़ों की उनके लिए सुविधाएं हो सकती हैं और उनके लिए कोई बजट की समस्या नहीं, तो हम तो आम परिवार के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, तो हमारे लिए वो समस्या क्यों। उसके बाद हमने 1 अक्टूबर को दिल्ली में महारैली की, जो कि आज तक की रिकॉर्ड तोड़ रैली थी। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो भी उसके तीसरे हिस्से की भी रैली नहीं कर सके आज तक रामलीला मैदान में। और जब ये राजनेता वहां पर रैली करते हैं तो रैली करने के बाद सरकार बनाने की बात करते हैं, और हम तो केवल ओपीएस लाने की बात कर रहे हैं, तो हम इतनी बड़ी संख्या बल के साथ के ओपीएस नहीं ला सकते। दूसरी बात है, उसके बाद अब हमारी 11 फरवरी की महारैली, इसमें आप देख लेना हरियाणा प्रदेश की तमाम रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ने का ये काम करेंगे। और उसमें तो रही दूसरी बात, ये लड़ाई केवल हमारी लड़ाई नहीं है, ये उस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आज आप देख लो, आपने भी सुना होगा, इतिहास में देखा होगा कि एक नीति को बदलकर जब दूसरी नीति लाई जाती है तो पहले से बेहतर नीति लाई जाती है। आपने कभी देखा है कि फॉर्च्यूनर, एक बार फॉर्च्यूनर लेने के बाद आप मारुति तो नहीं लोगे 800। तो यही हमारे साथ क्या किया कि दिखाई तो हमें फॉर्च्यूनर गई थी और ये 800 भी नहीं निकली है, तो ये बाईसाइकिल थी जो टूटी हुई थी। और इसमें जितना भी फंड है, हरियाणा प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ से ज्यादा का फंड कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट हो चुका है। और ये तो कॉर्पोरेट के लिए पॉलिसी है, ये इसका नाम तो नेशनल पेंशन सिस्टम रख दिया गया, लेकिन पेंशन तो है ही नहीं। हम खुले तौर पर मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी ये साबित कर दें कि एनपीएस एक पेंशन पॉलिसी है तो हम ये लड़ाई बंद कर देंगे। अच्छा। खुले तौर पे चैलेंज करते हैं, क्योंकि ये तो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये पेंशन पॉलिसी तो है ही नहीं। जहां हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हम तो कर भी नहीं रहे, हमसे तो जबरदस्ती पैसा हमसे लेकर इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री, दोबारा से मैं आपके माध्यम से चैलेंज देता हूं, मुख्यमंत्री जी आप किसी भी मंच पर, खुले मंच पर हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप आइए और खुले मंच पर हम बहस करेंगे, आंकड़ों के साथ बहस करेंगे। अगर आपने ये साबित कर दिया कि नेशनल पेंशन सिस्टम एक पेंशन पॉलिसी है, तो हम इस मांग को छोड़कर जिस तरह की आप पॉलिसी कहोगे उसको अपनाने को तैयार है। अगर नहीं कर पाते तो आपको ओपीएस लागू करनी पड़ेगी उसी दिन। ठीक है, तो आपने ये लिखा कुछ, सीएम को पत्र लिखा कुछ ऐसा कि आइए और बात कीजिए इस पे? बिल्कुल, हम तो उस दिन कमेटी में भी बोल के आए हैं। हाँ। कमेटी के सामने आंकड़े भी रख के आए हैं। हाँ। उनके फाइनेंस के अधिकारी थे, उनके बड़े बड़े आईएएस अधिकारी थे, वो भी हैरान थे कि इतने आंकड़े इनके पास है कहाँ से।
और रही बात कि आपने देखा होगा ये 19 फरवरी की हमारी रैली हुई, उसके बाद हाई कोर्ट का सहारा लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करना भी बंद कर दिया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बता दूं, इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करने से कभी आंदोलन नहीं रुका करते। आंदोलन रुकते समाधान से, समाधान होता है बातचीत से। आप बातचीत करिए और समाधान निकालिए। अगर आप नहीं करते तो हमारे साथियों ने बता दिया कि हम तो वोट फॉर ओपीएस की मुहिम लेकर चल रहे हैं। अच्छा। और मुख्यमंत्री जी को और इस सरकार को 20 फरवरी से बजट सत्र यहाँ पर जारी है। बजट सत्र तक का अल्टीमेटम उनको देते हैं। अगर बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाल कर देते हैं तो यहीं पर हम धन्यवाद रैली करेंगे। अगर नहीं करते, निश्चित तौर पर जो सरकारें ये समझती है कि कर्मचारी वोट बैंक नहीं है, हरियाणा प्रदेश में भी हिमाचल का इतिहास दोहराते हुए दिखाया जाएगा कि कर्मचारी हैं। और हमारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति आज ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। गांव-गांव में हमने अपनी टीमें खड़ी कर दी, शहर के वार्ड में अपनी टीम में हमने खड़ी कर दी, और ब्लॉक और जिला स्तर राज्य कार्यकारिणी की तो हमारी टीमें हैं ही ऑलरेडी। तो वो सारी टीमें वोट फॉर ओपीएस की मुहिम का हिस्सा बनेगी, आम जनता तक पहुंचेगी। अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपना भाईचारा उनको लेकर निश्चित तौर पर बड़े वोट बैंक के तौर पर तब्दील होकर और सरकार को एक बड़ा आघात पहुंचाने का काम करेगी। मोनिका, आप वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन इस समय बीजेपी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। आपको पता है कई स्टेट उन्होंने जीत लिए हैं, विदाउट ये ओपीएस एनपीएस से उन्होंने जीत लिए हैं, है ना। तो उनको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी बोलता रहे, जो मर्जी करता रहे। और जब राजस्थान जीत गया, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर भी जीत जाएंगे। तो फिर कैसे गौर करेंगे, आपकी बात पर कैसे गौर करेंगे वो? देखिए सर, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें ना, कुछ चीज़ें क्षणिक होती हैं और कुछ चीज़ों के बड़े लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। अगर ये तानाशाही उनके दिमाग में आ गई है तो कल को तो वो कोरिया भी घोषित कर देंगे इसे। ठीक है सर, तो वो ऐसे खुद से मानने से चीजें या देश, इतना बड़ा राष्ट्र, लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं चलता है स्वयं के मानने से। और जब उनको ये खुली चुनौती दे दी गई है, आंकड़े उनके आगे दे दिए गए हैं, और उसके बाद हमने अपनी बातचीत में बिल्कुल सिद्ध कर दिया था कि ये न्यू पेंशन स्कीम नहीं, ये नो पेंशन स्कीम है। ये म्यूचुअल फंड दे रहे हैं आप हमें, ये आप अपना ही पैसा दूसरे हाथों में घुमा के देने लग रहे हैं। तो कर्मचारी के सिर पे क्यों दे रहे हो? सीधा डोनेट करो आप, ताकि सभी लोगों को पता चले। आप हमारी इमेज क्यों खराब कर रहे हो कि कर्मचारी को हम इतना पैसा देने लग रहे हैं? आपने घुमा के देना वो प्राइवेट हाथों के अंदर है, तो आप सीधा डायरेक्ट दो ताकि आपकी तस्वीर जो सामने आए। तो ये देश को अंदरूनी तौर से तोड़ने की भी एक जो कवायद है वो चल रही है, और वो आपको लगता है कि वो तो सामने आएगी साहब, आज नहीं तो कल वो सामने आएगी। और वो सामने आ रही है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में जब जून में संकल्प यात्रा हमारी चली थी तो ये नहीं था महज कर्मचारी और उसका परिवार, आम आदमी हमारे साथ जुड़ा था, मीडिया हमारे साथ जुड़ा था, नुक्कड़ दर नुक्कड़ और गांव का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा था। कि जो भाई 40 डिग्री टेम्परेचर पर पिघलती सड़कों पर और जो जमा देने वाली ठंड में भी जो भाई निकले हुए हैं, उनके जीजी विषा में कि निकले क्यों हैं, ऐसी क्या समस्या है, वो लोगों ने सोचने पर मजबूर हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो अभी फिलहाल इतना कमा रहा है, वो एक एक व्यक्ति अपने आप में सरकार है। आज 3 लाख कर्मचारी है, वो अपने आप में एक एक व्यक्ति सरकार है, जो 30 करोड़ जनसंख्या को संभाल रहे हैं। अगर हरियाणा की जनसंख्या की अगर हम बात करें, 10 करोड़ जनसंख्या को वो संभाल रहे हैं, तो वो उसकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? तो ऐसे तमाम प्रश्न लोगों की जहन में आए कि जब कोरोना जैसा चीजें हुई और अब जब महायुद्ध और वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशंस हो रही हैं, वहां सिर्फ एक कर्मचारी है जो खड़ा है। आज की तारीख में अगर हम इस पेंशन स्कीम की देखें तो सर, हमारा पैसा खत्म होने लग रहा है। आज की तारीख में मैं अपंग हो जाती हूँ तो मुझे मेरी पेंशन ही नहीं मिलेगी। वीआरएस अगर मैं ले लेती हूँ तो मुझे कोई पेंशन नहीं है। जो एन्युटी रेट है वो हमें बाजार के इंटरेस्ट के आधार पे है। अगर इन्होंने 12-13 कंपनियां हैं, उसी में से हमें सिलेक्ट करना है। अगर वो 12-13 कंपनियां डूब जाती हैं तो सर मेरा पैसा भी डूब गया। तो एक जोखिम भरी व्यवस्था आप सरकारी ढांचे में इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो सर ये चीजें जब शुरू में जो सर अभी बता रहे थे कि आप तस्वीर आपने महल की दिखाई और निकली वो झोपड़ी भी नहीं, तो ये तो सड़क पर लाने की जो कवायद है वो 20-25 साल में हमारे आगे आई है, और अगले 1-2 साल में और बिल्कुल क्लियर बच्चे तक पहुंच जाएगी। और हरियाणा में वो स्थिति आ चुकी है कि लोगों तक वो बात पहुंच चुकी है कि दरअसल, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये महज वित्तीय लड़ाई भर नहीं है। हमारा पैसा कैसे तोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, बाहर बांटा जा रहा है, कर्मचारी के कंधे बंदूक रख के किया जा रहा है, और कैसे उसको डुबोने की एक साजिश, मैं इसको कहती हूँ कि ये साजिश है। अब वो जो हुक्मरान, चाहे वो सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स थे या हुक्मरान थे, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। हमें सिर्फ ये है कि साहब आप 6 पेंशन ले रहे हो, आप चाहे ना लो,
आज की तारीख में तो ये कहती हूँ कि आपने अभी नीतीश जी 9वीं बार आए हैं सत्ता में, तो वो 9वीं पेंशन लेंगे। हम कह रहे हैं आप 9 लो 10 लो, लेकिन हमारे कर्मचारी का हक जो 30-35 साल उसने काम किया है वो उसे मिलना ही चाहिए। और जो एक गलत तस्वीर आप लोगों ने हमारी पेश कर रखी है कि कर्मचारी 1-1 लाख का बंदा है, हम अभी इनको दे रहे हैं और इनका जो भार है वो उसके ऊपर पड़ने लग रहा है आम आदमी पे, ये गलत जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं ये बहुत गलत है। अभी आप देखिए सर, एक तरफ देश कह रहा है कि हम 5th इमर्जिंग नेशन है, मोदी जी कहते हैं हम बहुत जल्दी नंबर 1 पे आने वाले हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, पैसा नहीं है देने को, विरोधाभासी बातें हैं। एक तरफ वो एनविटी के नाम पे हमें 6% इंटरेस्ट रेट से फिर कभी 5 पे, अभी 5.76 है इंटरेस्ट रेट हमारी नीचे लेके जा रहे हैं। जो ये है हमारी महंगाई है वो उसका रेट बढ़ता जा रहा है। तो वो पैसा जो तोड़ने खत्म करने की और गलत आंकड़ों की, मैनिपुलेटेड जो आंकड़ों का जो वर्जन दिया जा रहा है ना, वो सिर्फ आम आदमी और पढ़े लिखे आदमी से लेके एक जो राह चलते व्यक्ति तक पहुंच चुका है। तो उसका रिजल्ट सर निसंदेह डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली भुगतना पड़ेगा। आपने सुना कि नेता लोग जितनी बार चुने जाएंगे उतनी बार पेंशन उनकी ना बढ़ती जाएगी। मतलब अगर एक बार एमएलए बन गया तो एक बार, दूसरे बन गया तो फिर और जुड़ जाएगी, अगर एमपी भी बन गया तो उसकी अलग से पेंशन मिलेगी। तो मतलब ऐसे ऐसे पेंशन जुड़ के वो कई लाखों तक पहुंच जाती है। आप देखते हैं, और इनका कहना है कि हमें एक पेंशन तो दे दीजिएगा। चलिए अगली बात है, बेरोजगारी का मुद्दा हरियाणा में सबसे बड़ा हो गया और कहते हैं हरियाणा नंबर 1 हो गया। कुछ लोगों के पास नौकरी नहीं, वो कहते हैं कि हमें तो नौकरी दे दो बस, है ना। और आप लोग नौकरी में हैं और आप लोग कहते हैं कि हमें पेंशन दे दो। मतलब मैं कल और आज देख रहा था, इतने आंकड़े सामने हैं कि जो पद खाली पड़े हैं सरकार उनको भर नहीं रही, सरकार नई नौकरियां दे नहीं रही हैं, और आप लगे हुए आप कहते हैं हमें पेंशन दे दो। तो जब नई नौकरियां ही सरकार दे नहीं रही है, उनको ही फिल नहीं कर रही है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम पर कैसे वो विचार कर लेंगे? बिल्कुल आपका सर्वमित्र जी बड़ा आज का जो धरातल का आपने मुद्दा है वो उठाया है कि आज रोजगार नहीं है। और हम तो इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं कि रोजगार तो एक हमारा संवैधानिक अधिकार है और मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए, आप जितने बच्चों को रोजगार दोगे, जितने बच्चों तक सरकारी रोजगार पहुंचाओगे, तो आपकी इकोनॉमी पहले से बेहतर होगी। एक गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चे को जब रोजगार मिलेगा तो वो केवल खुद की आर्थिक व्यवस्था को नहीं, वो प्रदेश और देश की आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करेगा। वो सारा पैसा बाजार के अंदर ही खर्च करने का काम करेगा। बड़ा पूंजीपति नहीं है, और ना ये कि करोड़ों रुपए महीना वो कमा लेगा और कि अपने पास ब्लैक मनी इकट्ठा कर ले। वो सारा का सारा पैसा बाजार के अंदर ही आएगा, और बाजार में आएगा तो हमारी जो इकोनॉमी है और मजबूत होगी। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जो बच्चे आज हमारे विदेशों में जा रहे हैं, जब ये हमारे पढ़े लिखे बच्चे विदेशों में चले जाएंगे तो यहाँ आप किसको रखोगे? यहाँ किसके सहारे आप देश और प्रदेश चलाने का काम करेंगे? कौशल रोजगार निगम ले आए। मैं कल ही उसके अंदर देख रहा था कि ओयो होटल के सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी उसमें की जा रही है। कितने बड़े श्रम की बात है हरियाणा प्रदेश। बाहर वाले देशों में भेजेंगे होटल साफ करने के लिए। इजराइल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लड़ाई चली हुई है, वहां अपने बच्चों को मरने के लिए भेजेंगे, वहां होटल साफ करने के लिए हमारे बच्चों को भेजेंगे। क्या हमारे जो पीएचडी स्कॉलर हैं जिन्होंने पीएचडी करके है, उन बच्चों को आप डी ग्रुप की नौकरी देने का काम करोगे या उनको कौशल रोजगार में नौकरी देने का काम करोगे? तो इतने देश के लिए और प्रदेश के लिए मैं ये कहता हूँ एक शर्म की बात है। और मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, जितना अपने बच्चों को आप रोजगार दोगे उतना अपना प्रदेश सक्षम होगा। जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, पंजाब की आर्थिक स्थिति क्या थी और हरियाणा की क्या थी आप देख सकते हो। लेकिन जब यहाँ पर सरकारी संस्थानों को मजबूत किया गया, बच्चों को सरकारी रोजगार दिए गए, और आज आप हालत देख लो अपने प्रदेश की। देश के बड़े खुशहाल राज्यों में हमारी गिनती होती है। तो इसको बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी को भगवान सद्बुद्धि दे और उनको कहे कि भाई सरकारी रोजगार ज्यादा से ज्यादा दे। नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर एक बदलाव आएगा, और बदलाव, लोकतंत्र में बदलाव ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। बदलाव लाकर ही हम अपने मुद्दों को और अपने रोजगार को बचा सकते हैं। चलिए, सुना आपने, ओपीएस के लिए एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं कर्मचारी, हरियाणा के कर्मचारी, और जींद की धरती पर 11 तारीख को इन्होंने एक बड़ी रैली रखी है। और इनका कहना है कि वहाँ इतनी बड़ी रैली होगी जो आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुई, मतलब किसी राजनीतिक पार्टी की भी नहीं हुई है। जींद आपको पता है वैसे तो एक राजनीतिक गढ़ माना जाता है, हर पार्टी वहाँ पर एक रैली करती है, आगाज़ करती है। इन्होंने भी जींद को चुना है और अल्टीमेटम दिया है कि ये जो सेशन आ रहा है इसमें सरकार या तो ओपीएस को लागू कर दे, बातचीत इनके साथ शुरू कर दे, नहीं तो फिर ये लड़ाई इनकी
और लंबी चलने वाली है। आपने इन लोगों को सुना है, इनके तर्क आपने सुन लीजिए, इनके पॉइंट आपने सुने। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, अपनी राय बताइएगा ओपीएस को लेकर, एनपीएस को लेकर, सरकार के रुख को लेकर, या जो कुछ भी है जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।